प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और जो पीसीएस प्री परीक्षा जो है जिन अभ्यर्थियों ने दिए, अगर वो अभ्यर्थी हमारे प्रत्येक वीडियो को अगर देखा होगा, जिन भी अभ्यर्थियों ने, तो बड़ी आसानी के साथ उसमें से कुछ बाहर नहीं गया। 20-22 क्वेश्चन बड़े आसानी से जो सितंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक जो क्लासें हमने पढ़ाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे सभी सवाल आए। उसका प्रमाण आप लोग खुद ही हमारी वीडियो को देखकर ले सकते हैं। तो आइए, जो ऑथेंटिक विषय वस्तु हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं उसको आत्मसात करते रहिए और किसी भी तरीके की परीक्षा हो उसको बड़े आसानी के साथ क्रैक करते रहिएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पूर्व में भी पढ़ा, जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 355 अनुच्छेद थे। तो आज चर्चा करेंगे अनुसूचियों की। जो अनुसूचियाँ हैं तो उनसे जो सवाल पूछ दिए जाते हैं, आइए कौन कौन से सवाल बनते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। तो अनुसूची एक के अंतर्गत पूछ देता है कि अनुसूची संविधान की, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 का संबंध किससे है। तो अनुसूची 1 का संबंध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से है। तो यहाँ पर जो राज्य भारत में पूछ देता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर हमको एक ये प्रश्न मिला। अब बात आती है कि मूल संविधान में जब ये अनुसूची जोड़ी गई उस समय कितने राज्य थे। उस समय जो राज्य थे वो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस तरीके से हमने अनुसूची 1 के अंतर्गत इन तथ्यों को जाना। अब बात करते हैं वेतन भत्ते और पेंशन की। तो वेतन भत्ते और पेंशन, किसकी वेतन भत्ते, जो पदाधिकारी हैं उनकी वेतन भत्तों की चर्चा की गई। तो इसको आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वेतन भत्तों में सर्वप्रथम लेते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उसके बाद सीएजी। तो इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात जो है अनुसूची 2 के अंतर्गत है। तो अब इसे भी कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ देता है, तो उसको भी आना चाहिए। तो जो भाग 1 के अंतर्गत, ये भाग 1 के अंतर्गत इधर भाग ले रहे हैं, भाग 1 या 1 के अंतर्गत, और जो भाग अगला आएगा उसमें भाग 1 के अंतर्गत समझ लीजिए इसको, राष्ट्रपति का वेतन जो है उसको भी जान लीजिए 5 लाख रुपए, और राज्यपाल का वेतन जो है 4 लाख रुपए। ये 18 में व्यवस्था की गई और 1/1/2019 से, मतलब 1 जनवरी 2019 से राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए मासिक और राज्यपाल महोदय को 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। इस तरीके से हमने ये भी जाना कि ये जो भाग है 1 के अंतर्गत आता है। अब भाग जो बी था उसको निरस्त कर दिया गया
अब बात करते हैं भाग सी की। तो भाग सी के तहत जो है संसद सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों का वेतन भत्ता है उसको, तो यह कौन निर्धारित करता है? ये संसद निर्धारित करती है। तो इनके जो वेतन भत्ते हैं वो भाग सी के अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के बारे में। तो ये जो है भाग डी के तहत, भाग डी अगर आ जाए तो भाग डी हो जाएगा, या का खा गा घा करके घा आ जाएगा क्योंकि खा निरस्त हो गया इस वजह से। अब बात करते हैं इनका भी वेतन पूछ देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है वर्तमान में। तो इनको जो वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये मासिक वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। कब से? 1 जनवरी 2019 से। इसी तरीके से जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। इसी तरीके से जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। और जो अन्य हैं उनको 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसी तरीके से जो सीएजी हैं इनका वेतन जो है 2,50,000 रुपये। इसी तरीके से जो सीएजी है ये जो है वो भाग ई के तहत आते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भाग है, भाग के अंतर्गत जो पदाधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं उनका वेतन, उसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या है वो भी जानते हैं। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है, आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। तो शपथ किसकी शपथ? संसद सदस्यों की। और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। और जो सीएजी महोदय हैं उनकी। इसी तरीके से जो पदाधिकारी हैं इनकी जो शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 के अंतर्गत है। अब यहाँ पर जो पदाधिकारी जिनको अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनको जो शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं पूर्व में पढ़ा भी चुके हैं, फिर भी जान लीजिए। जो अनुच्छेद 60 के तहत इनको शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। और जो राज्यपाल हैं 159 अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये भी बातें आप लोगों को आनी चाहिए कि किनको शपथ ग्रहण कराई जाती है अनुसूची 3 के तहत और किनको नहीं कराई जाती है। तो ये बात है, ये भी जाना हमने।
अब यहाँ पर एक बात जान लेना और आवश्यक है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब वो सदस्य के रूप में, संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं तो उसी समय उनकी शपथ ग्रहण हो जाती है। तो इस तरीके से इस बात को भी स्मरण रखना है। अब बात करते हैं राज्यसभा में सीटों का निर्धारण। अनुसूची 4 के अंतर्गत जो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण है उसको निर्दिष्ट किया गया है। तो किस तरीके से, जो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वो अधिकतम 250 है, और ये 250 सीटें जो है राज्यसभा में, ये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान में 245 सीटें हैं। तो 245 सीटों में 233 सीटें जो हैं, 233 सीटें इनके जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो रह गए वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके से सीटों की संख्या जो है वर्तमान में 245 सीटें हैं। तो 245 सीटों में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पांडिचेरी, यही 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें, केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से दिल्ली में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें 3 हैं। उसके बाद सबसे कम जो है सीट वो है पांडिचेरी में। पांडिचेरी में सीट जो है 1 है राज्यसभा की। इस तरीके से अगर पूछ देता है कि सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो सर्वाधिक सीटों की संख्या 31 जो है यूपी में है, और सबसे कम का जब जिक्र करेंगे तो असम को आप छोड़ दीजिए ज्यादातर याद करने के लिए। असम को छोड़कर जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जितने भी 6 राज्य रह जाते हैं बाकी, तो उनमें 1-1 सीट है। हर एक राज्य में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम को छोड़कर सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीके की जो राज्य हैं उनमें जो सीटों की संख्या है वो राज्यसभा की सीटों की संख्या 1-1 की है। इस तरीके से ये भी बात हमने अतिरिक्त रूप में जानी। अब जो बात करते हैं अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 के अंतर्गत SC, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही है, जो हम पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। तो इस पर यही बात याद रखना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो इसके अंतर्गत जो अनुसूची 5 के अंतर्गत जिनकी चर्चा हम अनुसूची 6 के अंतर्गत जो राज्य आएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनको छोड़कर, अनुसूची 5 में उनको छोड़कर और जो SC ST आते हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई। अब बात करते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंतर्गत कुछ जनजाति क्षेत्र, तो कुछ जनजाति क्षेत्रों की तौर पर जो राज्य निर्धारित किए गए हैं उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो है 4 राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत कुछ जनजातियों के लिए इनमें विशेष उपबंध किया गया। पूर्व में भी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से अमेय मित्र करके एक ट्रिक भी बनाई थी, अमेय मित्र। तो अमेय मित्र से आ से असम, में से मेघालय, नी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, इस तरीके से इसको हमने जाना अनुसूची 6 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुसूची 7 की। तो अनुसूची 7 के अंतर्गत
अनुसूचित 60 के अंतर्गत जो है विषय, अनुसूचित 60 के अंतर्गत है जो विषयों को रखा है। तो कौन कौन से विषय? संघ सूची के विषय, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो विषय 3 विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अनुसूची जो है पूरा लिख दें, अनुसूची 7, उसके अंतर्गत विषय, विषयों के अंतर्गत 3 विषय, 3 जो है संघ सूची जो है पहली सूची, राज्य सूची द्वितीय सूची और समवर्ती सूची तीसरी सूची। इस तरीके से अनुसूची के अंतर्गत प्रथम अनुसूची, वो प्रथम सूची और दूसरी सूची और तीसरी सूची। अब इन सूचियों के अंतर्गत जो विषय है, संघ सूची के अंतर्गत जो प्रथम सूची है उसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, जो वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है। तो मूल में इतनी थी और वर्तमान में इतनी है। इसी तरीके से जो राज्य सूची के विषयों की संख्या जो मूल संविधान में थी वो 66 थी और वर्तमान में 61 है। तो इसी तरीके से समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय थे मूल संविधान में वो 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय। तो इस तरीके से इनको भी याद रखना है कि मूल संविधान में जो विषयों से संबंधित सूचियाँ थी उनमें कितने विषय थे, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं इसको इधर ही समझते हैं। जो भाषाएं हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाएं, तो भाषाएं जो 344 फर्स्ट के तहत जो भाषाएं हैं उनका, तो कभी कभार पूछ देता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है, 14 भाषाएं थी। फिर कभी कभार पूछ देता है कि अनुसूची 8 में जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं निर्दिष्ट हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। अब यहाँ पे प्रश्न और पूछ देता है कि जो 14 भाषाएं थी तो प्रथम भाषा जो है कब और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो प्रथम भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। और कौन सी भाषा थी? भाषा थी सिंधी। तो ये 15वीं भाषा हुई आपकी। 15वीं भाषा के रूप में जो
भाषा जोड़ी गई वो सिंधी थी और उसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसी तरीके से 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली को मणि मिली। तो इस तरीके से नेपाली को मणि मिली। तो इस तरीके से 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 में हुआ उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको हमने नेपाली को मणि मिली, ये ट्रिक बन गई, इस रूप में जाना। अब जो 92वां जो संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो वो थी बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। इस तरीके से जो भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 हो जाती है, इस बात को भी हमने जाना। तो ये जो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो इस बात की भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। तो अगली अनुसूची जो है हमारे भूमि सुधार से संबंधित है, अनुसूची 9। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन आता है। तो अनुसूची 9 के अंतर्गत यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछ देता है कि संविधान में अनुसूची 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से। तो इस तरीके से इसके तहत जो अधिनियम बनाए गए, तो अनुसूची 9 में जो अधिनियम 13 अधिनियम शामिल किए गए। 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसमें जो 9वीं अनुसूची के लिए कानून बने वो केवल 13 कानून बने और उनको शामिल किया गया। तो अगर पूछ देता है कि प्रारंभ में जब 1951 में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम शामिल थे, तो 13 शामिल थे। अब पूछ देता है कि वर्तमान में कितने अधिनियम शामिल हैं अनुसूची 9 में, तो अनुसूची 9 में वर्तमान में 284 अधिनियम शामिल हैं। तो इस बात को भी जाना। इस तरीके से ये कानून बन जाने पर जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो बातें न्यायालय में जाती थी उन पर रोक लग गई। इस तरीके से अगर इसके अंतर्गत कोई प्रश्न जो है, कोई अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी आता है तो उस पर भी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इस तरीके से इस इन कानूनों के तहत जो मामले न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकते। इस तरीके से हम नहीं ये बात जानी। तो अब बात करते हैं इस अनुसूची को भारतीय संविधान का ब्लैक होल भी कहा जाता है।
भारतीय संविधान का ब्लैक होल। तो भारतीय संविधान का ब्लैक होल किसे कहा जाता है? अनुसूची 9 को। ये बात हमने जानी। अब बात करते हैं अनुसूची 10 की। तो अनुसूची 10 की विषय में यहाँ जान लेना आवश्यक है। तो अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। 10 और दल बदल, इससे ये भी मिल गया। अब यहाँ से पूछ देता है, यही प्रश्न पूछ दिया कि अनुसूची 10 का संबंध किससे है? तो दल बदल से। अगर पूछ दिया कि दल बदल जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दल बदल संबंधी जो कानून है वो अनुसूची 10 के अंतर्गत आते हैं। अब पूछता है कि दल बदल संबंधी जो अनुसूची जोड़ी गई संविधान में वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 52 में 52 वहाँ संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा जो दल बदल कानून जोड़ा गया। तो ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ ये कब हुआ? ये 1985 में हुआ। तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 102 सेकंड और अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत बदलाव किए गए। जो दल बदल संबंधी थे उनका यहाँ पर हमने इन बातों को जाना। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस सौ 92 में जोड़ी गई। तो 1992 में जो 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 243 जी, इस बात को याद रखना आपको, अनुच्छेद 243 जी इसे जोड़ा गया। इसके तहत जो है जो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति मिल गई। तो इस बात को हमने जाना। अनुसूची 11 के अंतर्गत ये जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात करते हैं अनुसूची 12 की। तो अनुसूची 12 जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखना। चौहत्तरवां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। ये दोनों संशोधन जो है पूर्व में भी पढ़ा हम लोगों ने कि जो 1992 में ये संविधान संशोधन हुए वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, उसमें अनुच्छेद 243 डब्ल्यू या ओआ कह लीजिए इसको जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद के तहत जो है नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति मिल गई। सवाल यह भी आ जाता है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से
जो अनुसूचियों से प्रश्न जो बन सकते थे उनको हमने बनाने का प्रयास किया, और इससे ज़्यादा अगर आप और क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो उनको निकाल कर अपना जो ज्ञान का जो एक पिटारा है उसको खूब स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ज्ञान का सागर वही होता है जो आपके मस्तिष्क में फिट होता है, वही बातें जो हमेशा आपके दिमाग में तैरती रहती हैं, और उसी से आपकी परीक्षा बड़ी आसानी से क्रैक होती है। तो हमने जो अनुसूचियाँ थी उनके बारे में जो तथ्य थे उनको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपनी पढ़ाई विधिवत करते रहना। जय हिंद, जय भारत।